हम लोग संस्कृत में संस्कृत के चौथे नंबर चैप्टर को पढ़ रहे थे, जिसके शीर्षक का नाम है संस्कृत साहित्य लेखिका। और इस चैप्टर से संबंधित पिछले वीडियो में हम आपको इस पूरे चैप्टर का हिंदी में अर्थ बता दिए थे और इसके अलावा पूरे मौखिक प्रश्न का उत्तर भी बता दिए थे। तो यदि आप लोग इसका पिछला पार्ट यानी कि जो संस्कृत साहित्य लेखिका है, इसका फर्स्ट पार्ट का वीडियो नहीं देखे हैं तो आप लोग जरूर देख लीजिएगा, तभी आपको इस पूरे चैप्टर का हिंदी में अर्थ समझ में आएगा और मौखिक प्रश्न समझ में आएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट तो हिंदी में अर्थ होता है, क्योंकि अगर आप लोग हिंदी में अर्थ नहीं समझते हैं फिर आप लोग को प्रश्न उत्तर भी जल्दी याद नहीं होंगे और आपको इस पूरे चैप्टर को समझने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होगा। इसलिए आप लोग पिछला पार्ट जरूर देख लीजिएगा ताकि आपको हिंदी में अर्थ अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। तो चलिए, आज का यह जो पार्ट है वह इस चैप्टर का दूसरा पार्ट वीडियो है और इसमें हम आपको लिखित प्रश्न बताएंगे और लिखित प्रश्न के आगे शेष जितने सारे भी प्रश्न बचे हुए हैं सारे प्रश्न का उत्तर हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए, बिना समय गवाए हम लोग शुरू करेंगे, लेकिन उसके पहले यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आगे के हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए हम लोग शुरू करेंगे लिखित प्रश्न से। लेकिन लिखित प्रश्न के आगे हमसे पिछले वीडियो में एक छोटा सा मिस्टेक हो गया था, जिसके बारे में हम आपको बता देते हैं और उसको आप लोग जरूर सुधार कर लीजिएगा। पिछले वीडियो में हम आपको यहाँ पर बताए थे कि संस्कृत साहित्य में 400 कवित्रियों के 50 पद स्पष्ट रूप से प्राप्त होते हैं। पिछला वीडियो में हम आपको यहाँ पर 400 बताए थे, लेकिन हमसे यहीं पे मिस्टेक हुआ था, यहाँ पर 400 न होकर के यहाँ पर 40 होगा। इसलिए आप लोग इसको जरूर सुधार कर लीजिएगा। संस्कृत साहित्य में 40 कवित्रियों के वर्णन मिलते हैं, लेकिन हम आपको पिछले वीडियो में मिस्टेक से 400 बता दिए थे, जो कि बिल्कुल गलत है। आप लोग अपने किताब में देखिएगा, यहाँ पर चत्वारिंशत लिखा हुआ है और चत्वारिंशत का मतलब 40 होता है। जब हम बाद में क्लास देख रहे थे तब हमको पता चला कि यहाँ पर हमसे मिस्टेक हो गया है। तो आप लोग यहाँ 400 के जगह पर 40 सुधार कर लीजिएगा, क्योंकि अगर 40 के जगह पर 400 लिखिएगा तो आपको गलत हो जाएगा और आपका नंबर नहीं मिलेगा, आपका नंबर कट जाएगा। इसलिए आप लोग यहाँ पर जरूर सुधार कर लीजिएगा, 400 के जगह पर 40 कर लीजिएगा, क्योंकि इस पर बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। अभी हम आपको आगे लिखित प्रश्न में बताएंगे, वहां पर भी बहुत बार पूछा गया है कि कितने कवित्रियों का वर्णन मिलता है, तो आपको वहां पर 40 उत्तर बताना है, ना कि आप लोग 400 बता दीजिएगा। इसलिए यहां पर आप लोग ध्यान रखिएगा कि संस्कृत साहित्य में कितने कवित्रियों का वर्णन मिलता है, तो 40 कवित्रियों का वर्णन मिलता है, 400 आप लोग भूल जाइएगा। अब चलिए हम लोग बढ़ते हैं लिखित प्रश्न के तरफ। तो लिखित प्रश्न में हमारा सबसे पहला प्रश्न कह रहा है कि एक पदेन उत्तरम दत्त, यानी कि एक पद में उत्तर देना है, एक शब्द में उत्तर देना है। यानी कि आपको प्रश्न पढ़ना है और प्रश्न का जवाब जो है वह सीधे सीधे एक शब्द में देना है, एक शब्द ही आपको लिखना है, जिससे कि आपको इसका आंसर पता चल जाए। तो चलिए, सबसे पहला है कि एक पदेन उत्तरम दत्त। इसमें क नंबर प्रश्न कह रहा है कि कस्मिन युगे मंत्रा नाम दर्शका न केवला ऋषि प्रत्युत ऋषिका अपि संति। मतलब कह रहा है कि किस युग में मंत्रों के दर्शक न केवल ऋषि बल्कि ऋषिका भी रही है। कस्मिन युगे यानी कि किस युग में मंत्रा नाम दर्शका यानी कि मंत्रों के दर्शक न केवला ऋषियान मतलब कि न केवल ऋषि प्रत्युत मतलब बल्कि ऋषिका अपि संति मतलब ऋषिका भी रही है। यानी कि किस युग में मंत्रों के दर्शक न केवल ऋषि बल्कि ऋषिका भी रही है। ऋषिका मतलब क्या आप आपको बताए थे, मतलब ऋषि की पत्नी यानी कि जो स्त्री ऋषि होती है उन्हीं को ऋषिका बोला जाता है। तो पूछ रहा है कि किस युग में मंत्रों के दर्शक न केवल ऋषि बल्कि ऋषिका भी रही है। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा, वैदिक युग में। यानी कि वैदिक युग में ही मंत्रों के दर्शक न केवल ऋषि बल्कि ऋषिका भी रही है। अब चलिए, ख नंबर प्रश्न कह रहा है कि बागम भृणी कुत्र ऋषिका निर्दिश्यते। ध्यान से आप लोग क्वेश्चन को पढ़िएगा तभी आपको समझ में आएगा। कह रहा है कि बागम भृणी कुत्र ऋषिका निर्दिश्यते, यानी कि बागम भृणी ऋषिका का उल्लेख कहाँ किए जाते हैं। हम आपको संस्कृत में बताए थे, जब अर्थ बता रहे थे तो वहाँ पर हम आपको बताए थे कि ऋग वेद में 24 और अथर्व वेद में 5 ऋषिकाओं का वर्णन मिलता है। आपको ध्यान होगा, हम बताए थे ऋग वेद में 24 और अथर्व वेद में 5 ऋषिकाओं का वर्णन मिलता है और उन्हीं 5 ऋषिकाओं में बागम भृणी भी एक है। 5 ऋषिकाओं का हम नाम आपको बताए थे। क्या क्या नाम बताए थे, आपको याद है? यदि याद है तो नीचे कमेंट में बताइएगा। आपको हम बताए थे 5 ऋषिकाओं का नाम, जिसमें नाम था यमी,
अपाला, उर्वशी, इंद्राणी और बागम्भृणी। तो यहाँ पर अगर बागम्भृणी के जगह पर अपाला भी दिया रहे या फिर उर्वशी दिया रहे या फिर इंद्राणी दिया हुआ रहे या फिर यमी दिया हुआ रहे, जवाब सभी का सेम ही होगा, क्योंकि यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि बागम्भृणी का उल्लेख कहाँ पर मिलता है, कौन से वेद में, तो यहाँ पर अथर्ववेद हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि बागम्भृणी का उल्लेख कहाँ मिलता है, तो हम लोग इसका सीधे जवाब लिखेंगे कि वेद, यानी कि वेद में मिलता है। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि अपाला का उल्लेख कहाँ मिलता है, तो भी इसका जवाब हो जाएगा कि वेद में मिलता है। अगर पूछ दिया जाए कि इंद्राणी का उल्लेख कहाँ मिलता है, तो भी इसका जवाब हो जाएगा कि वेद में ही मिलता है, क्योंकि कुल 5 ऋषिकाओं का वर्णन है। तो पांचों में से कोई भी ऋषिका के बारे में पूछ दिया जाए, इसका जवाब वेद ही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग इस प्रश्न को भी समझ गए होंगे। अब ग नंबर प्रश्न कह रहा है कि यावलकस्य पत्नी का आसित, यावलकस्य पत्नी का आसित यानी कि याज्ञवल्क्य के पत्नी का क्या नाम था। याज्ञवल्क्य की पत्नी कौन थी, तो हम आपको बताए थे कि मैत्रेयी थी। ठीक है, याज्ञवल्क्य की पत्नी कौन थी, तो मैत्रेयी थी। आप लोग ध्यान रखिएगा, हम आपको अर्थ में भी बता चुके हैं। अब चलिए घ नंबर प्रश्न कह रहा है कि कस्य सभायाम शास्त्रार्थ कुशला गार्गी वाच्यकर्णवी तिष्ठति स्म। ठीक है, आप लोग ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िएगा। पूछ रहा है कि कस्य सभायाम यानी कि किसके सभा में शास्त्रार्थ कुशल गार्गी वाच्यकर्णवी तिष्ठति स्म, यानी कि किसके सभा में शास्त्रार्थ कुशल जो गार्गी थी वह एक विदुषी के रूप में बैठती थी। किसके सभा में, तो जनक के सभा में, इसलिए इसका जवाब जनकस्य हो जाएगा। यानी कि जनक के सभा में ही शास्त्रार्थ कुशल जो गार्गी थी वह एक विदुषी के रूप में बैठती थी। अब चलिए 5वां नंबर प्रश्न कह रहा है कि लौकिक संस्कृत साहित्य चत्वारिंशत् कवित्रीणाम प्रथम कल्पा का वर्तते। ठीक है, कह रहा है कि लौकिक संस्कृत साहित्य यानी कि लौकिक संस्कृत साहित्य में चत्वारिंशत् कवित्रीणाम 40 कवित्रियों में प्रथम कल्पा का वर्तते, सबसे पहला स्थान किसका प्राप्त है। देखिए यहाँ पर पूछ रहा है ना, यहाँ पर बोल रहा है प्रश्न में कि 40 कवित्रियों में, और यही हमसे मिस्टेक हो गया था, हम आपको 40 के जगह पर 400 बता दिए थे। तो देखिए यहाँ पर प्रश्न पूछ दिया गया है और बहुत सारे प्रश्न पूछे जाएंगे और आगे भी इस पर प्रश्न पूछे जाएंगे, इसलिए हम आपको बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप लोग 400 के जगह पर 40 जरूर सुधार कर लीजिएगा। तो देखिए यहाँ पर कह रहा है कि लौकिक संस्कृत साहित्य में 40 कवित्रियों में सबसे प्रथम स्थान किसका प्राप्त है, तो विजयांका का प्राप्त है। आप लोग ध्यान रखिएगा, 40 कवित्रियों में सबसे प्रथम स्थान किनका है, तो विजयांका का है। आप लोग ध्यान रखिएगा। अब चलिए 6वां नंबर प्रश्न कह रहा है कि लौकिक संस्कृत साहित्य कियती नाम कवित्रीणाम वर्णनम लभ्यते, यानी कि संस्कृत साहित्य में कितने कवित्रियों का वर्णन है। देखिए प्रश्न पूछ दिया गया, हम आपको अभी बताए थे ऊपर में कि 400 के जगह पर सुधार करके 40 कर लीजिएगा। तो वही प्रश्न पूछा जा रहा है कि संस्कृत साहित्य में कितने कवित्रियों का वर्णन मिलता है, यानी कि लौकिक संस्कृत साहित्य कियती नाम कवित्रीणाम वर्णनम लभ्यते, कितने कवित्रियों का वर्णन मिलता है, तो इसका जवाब हो जाएगा चत्वारिंशत्, यानी कि 40 कवित्रियों का वर्णन मिलता है। तो ये उम्मीद करते हैं कि आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे। अब चलिए 6 नंबर प्रश्न और सबसे आखिरी प्रश्न कह रहा है कि विजय भट्टारिका कस्य राज्ञी आसीत। विजय भट्टारिका किसकी रानी थी। विजय भट्टारिका कस्य राज्ञी आसीत, यानी कि विजय भट्टारिका किसकी रानी थी, तो इसका जवाब हो जाएगा कि चंद्रादित्य, यानी कि विजय भट्टारिका चंद्रादित्य की रानी थी। ठीक है, विजय भट्टारिका चंद्रादित्य की रानी थी। तो यहाँ पर 6 नंबर प्रश्न भी समाप्त हो गया। तो उम्मीद करते हैं कि एक पदेन उत्तर वाला सारे प्रश्न का उत्तर आप लोग समझ गए होंगे। अब दूसरा नंबर प्रश्न कह रहा है कि अधोलिखितानि रिक्त स्थानानि पूरयत, यानी कि नीचे लिखे गए रिक्त स्थानों को पूर्ति करना है। तो बहुत ही आसान है, यदि आप लोग ध्यान से समझेंगे तो एक एक बात आप लोग अच्छे तरीके से समझ जाएंगे। देखिए क नंबर प्रश्न आप लोग किताब में जरूर देखिएगा। यदि आप लोग यह वीडियो देख रहे हैं तो अपने सामने किताब जरूर रखिएगा, तभी आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा। सिर्फ चैटिंग पर ध्यान मत दीजिएगा, आप लोग किताब भी देखते रहिएगा। देखिए कह रहा है कि बृहदारण्यकोपनिषद याज्ञवल्क्य पत्नी खाली स्थान वर्णिता। यहाँ पर खाली स्थान में क्या भरा जाएगा, यहाँ पर खाली स्थान दिया हुआ है, तो खाली स्थान में यहाँ पर क्या भरा जाएगा। पूछा जा रहा है आपसे कि बृहदारण्य उपनिषद में याज्ञवल्क्य की पत्नी कौन है। याज्ञवल्क्य की पत्नी कौन है, तो याज्ञवल्क्य की पत्नी मैत्रेयी है। तो यहाँ पर मैत्रेयी भरा जाएगा कि बृहदारण्यकोपनिषद याज्ञवल्क्य पत्नी मैत्रेयी वर्णिता, यानी कि मैत्रेयी है। चलिए ख नंबर प्रश्न कह रहा है कि जनकस्य सभायाम शास्त्रार्थ कुशला खाली स्थान वाच्यकर्णवी तिष्ठति स्म। यहाँ पर खाली स्थान दिया हुआ है, तो क्या भरा जाएगा।
पूछ रहा है कि जनक के सभा में शास्त्रार्थ कुशल एक विदुषी के रूप में कौन बैठती है? तो गार्गी बैठती है। आपको हम अभी बताए हैं कि कौन बैठती है, तो गार्गी बैठती है। तो क्या हो जाएगा? जनकस्य सभायाम शास्त्रार्थ कुशला गार्गी वाच्यकर्णवी तिष्ठति स्म, यानी कि जनक के सभा में शास्त्रार्थ कुशल गार्गी बैठती है। अब चलिए घ नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, बस आप लोग ध्यान से समझते जाइएगा। एक एक प्रश्न आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा, हम आपको बहुत ही बारीकी से समझाएंगे, बस आप लोग ध्यान से समझते रहिएगा, तभी आपको एक एक प्रश्न अच्छे तरीके से समझ में आएगा। चलिए ग नंबर प्रश्न कह रहा है कि लौकिक संस्कृत साहित्य प्रायण खाली स्थान कवित्रीणाम सार्धशतम पद्यानि लभ्यन्ते। यहाँ पर खाली स्थान यहाँ पर दिया हुआ है। पूछा जा रहा है कि संस्कृत साहित्य में कितने कवित्रियों के 50 पद स्पष्ट रूप से प्राप्त होते हैं? कितने कवित्रियों के? तो अभी हम आपको बताए हैं कि 40 कवित्रियों के। जहां पर मिस्टेक से 400 हुआ था तो वहां पर हम आपको क्या बताए थे कि 40 कवित्री थी। तो यहां पर आपसे वही ना पूछा जा रहा है कि कितने कवित्रियों के 50 पद स्पष्ट रूप से प्राप्त होते हैं? तो यहाँ पर चत्वारिंशत भरा जाएगा, यानी कि 40 कवित्रियों के 50 से अधिक पद स्पष्ट रूप से प्राप्त होते हैं। चलिए घ नंबर प्रश्न कह रहा है कि तासु खाली स्थान प्रथम कल्पा वर्तते। तासु खाली स्थान प्रथम कल्पा वर्तते, यानी कि जिसमें किसका स्थान प्रथम है? यानी कि जो संस्कृत साहित्य में 40 कवित्री है उसमें प्रथम स्थान किनका है? तो यहाँ पर विजयांका भरा जाएगा, यानी कि प्रथम स्थान जो है वह विजयांका का है। अब चलिए साच खाली स्थान वर्णा सिदिति, यानी कि उसका वर्ण कैसा है? तो वह श्याम वर्ण की थी। हम आपको अर्थ में भी बताए थे कि विजयांका श्याम वर्ण की थी। चलिए अब उसके बाद 4 नंबर प्रश्न कह रहा है कि चंद्रादित्य राज्ञी खाली स्थान एवं विजयांका इति मन्यते। चंद्रादित्य की पत्नी कौन थी? तो चंद्रादित्य की पत्नी विजय भट्टारिका थी। तो यहाँ पर विजय भट्टारिका भरा जाएगा। यही ना आपसे प्रश्न में पूछा जा रहा है कि चंद्रादित्य राज्ञी, यानी कि चंद्रादित्य की रानी कौन थी? तो विजय भट्टारिका थी। अब उसके बाद 6 नंबर प्रश्न कह रहा है षोडशत के अच्युत रायस्य राज्ञी तिरुमलांबा खाली स्थान नामक प्रौढ़म चंपू काव्यम अरच्यत। सबसे पहले आप लोग ध्यान रखिएगा कि षोडश शतके मतलब होता है 16वीं शताब्दी। ठीक है, षोडश शतके मतलब क्या होता है? 16वीं शताब्दी। तो प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि 16वीं शताब्दी में अच्युत राय की पत्नी जो तिरुमलांबा थी वह किस नाम के चंपू काव्य की रचना की? यानी कि जो अच्युत राय की पत्नी तिरुमलांबा है वह किस काव्य की रचना की? तो वह किस काव्य की रचना की थी? बरदाम्बिका परनय। तो यहाँ पर खाली स्थान में क्या भरा जाएगा? बरदाम्बिका परनय ही भरा जाएगा कि 16वीं शताब्दी में अच्युत राय की पत्नी जो तिरुमलांबा थी वह किस नाम के चंपू काव्य की रचना की? तो उस काव्य का नाम है बरदाम्बिका परनय। तो यहाँ पर खाली स्थान में बरदाम्बिका परनय भरा जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि रिक्त स्थान को पूर्ति करने वाला भी एक एक प्रश्न आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। ठीक है, अब चलिए तीसरा प्रश्न कह रहा है कि अधोलिखित प्रश्नानाम उत्तराणि पूर्ण वाक्येन संस्कृत भाषायाम दत्त, यानी कि नीचे लिखे गए प्रश्नों का जो उत्तर है वह संस्कृत भाषा में पूर्ण वाक्य में देना है। सबसे पहला प्रश्न हम लोग देखे थे जिसमें एक पद में यानी कि एक शब्द में उत्तर देना था, लेकिन यहाँ पर पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है। तो चलिए सबसे पहला नंबर प्रश्न हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहला नंबर प्रश्न यानी कि क नंबर प्रश्न कह रहा है कि ऋग्वेदे कति ऋषिका मंत्र दर्शन बत्यो निर्दिश्यन्ति, यानी कि ऋग्वेद में कितने ऋषिकाओं का मंत्र दर्शन के लिए उल्लेख किया गया है। संस्कृत का अर्थ यदि आप लोग समझते हैं तो फिर आपको अच्छे तरीके से प्रश्न का उत्तर याद हो जाएगा। देखिए साफ साफ कह रहा है कि ऋग्वेद यानी कि ऋग्वेद में कति ऋषिका यानी कि कितने ऋषिकाओं का मंत्र दर्शन बत्तियों यानी कि मंत्र के दर्शन के लिए निर्देशयंती मतलब उल्लेख मिलता है। यानी कि ऋग्वेद में कितने ऋषिकाओं का मंत्र दर्शन के लिए उल्लेख मिलता है? तो हम आपको बताए थे कि ऋग्वेद में 24 ऋषिकाओं का उल्लेख है और अथर्ववेद में 5 ऋषिकाओं का उल्लेख है। 5 ऋषिकाओं का हम नाम भी आपको बताए थे। तो यहाँ पर ऋग्वेद पूछा जा रहा है तो ऋग्वेद में 24 ऋषिकाओं का उल्लेख है और 24 को संस्कृत में चतुर्विंशति बोलते हैं। 24 को संस्कृत में चतुर्विंशति। देखिए विंशति मतलब 20 होता है और चतुर मतलब 4 हो गया, तो 20 4 24, तो 24 को संस्कृत में चतुर्विंशति बोलते हैं। तो आप लोग ध्यान रखिएगा। और चत्वारिंशत, चतुर्विंशति और चत्वारिंशत में आप लोग कंफ्यूज मत करिएगा। चतुर्विंशति मतलब 24 और चत्वारिंशत मतलब 40, तो ध्यान रखिएगा। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? ऋग्वेदे चतुर्विंशति ऋषिका, यानी कि ऋग्वेद में 24 ऋषिकाओं का मंत्र दर्शन के लिए उल्लेख है। तो पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है, इसलिए हम लोग क्या लिखेंगे कि ऋग्वेदे चतुर्विंशति ऋषिका मंत्र दर्शन बत्यो निर्दिश्यन्ति। अब चलिए ख नंबर प्रश्न कह रहा है कि याज्ञवल्क्य पत्नी केन रूपेण वर्णिता,
याज्ञवल्क्यस्य पत्नी केन रूपेण वर्णिता। याज्ञवल्क्य की पत्नी किस रूप में वर्णन किया गया है। याज्ञवल्क्य की पत्नी का किस रूप में वर्णन किया गया है। तो हम आपको बताए थे कि याज्ञवल्क्य की पत्नी जो थी वह दर्शन रुचि मतेन यानी कि दर्शन शास्त्र में रुचि रखती थी। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा, याज्ञवल्क्यस्य पत्नी दार्शनिक रुचि मतेन वर्णिता, यानी कि दर्शन शास्त्र में रुचि रखने वाली के रूप में जानी जाती है। उसका वर्णन जो है वह दर्शन शास्त्र में रुचि रखने के लिए किया गया है। तो इसका जवाब यही हो जाएगा कि याज्ञवल्क्यस्य पत्नी दार्शनिक रुचि मतेन वर्णिता। अब चलिए ग नंबर प्रश्न कह रहा है कि याज्ञवल्क्य ताम किम शिक्षति। याज्ञवल्क्य ताम किम शिक्षति, याज्ञवल्क्य को किसकी शिक्षा देती है। याज्ञवल्क्य ताम किम शिक्षति, याज्ञवल्क्य को किसकी शिक्षा देती है। तो हम आपको बताए थे कि जो याज्ञवल्क्य की पत्नी है वह याज्ञवल्क्य को आत्म तत्व की शिक्षा देती है। तो क्या हो जाएगा, याज्ञवल्क्यस्य ताम आत्म तत्वम शिक्षति, याज्ञवल्क्य को आत्म तत्व की शिक्षा देती है। अब घ नंबर प्रश्न देखेंगे। तो घ नंबर प्रश्न कह रहा है कि विजयंकाया वर्ण कह आसीत। विजयंकाया वर्ण कह आसीत, यानी कि विजयांका का वर्ण कैसा था। तो हम आपको बताए थे कि विजयांका श्याम वर्ण की थी। तो उसका वर्ण कैसा था, तो श्याम था। तो क्या हो जाएगा, विजयांकाया वर्ण श्यामा आसीत, यानी कि उसका जो वर्ण था यानी कि विजयांका का जो वर्ण था वह श्याम था। तो श्यामा आसीत हो जाएगा। अब 5वां नंबर प्रश्न कह रहा है कि तिरुमलांबा कस्य चंपू काव्यस्य रचनाम कृतवती, यानी कि जो तिरुमलांबा है वह किस चंपू काव्य की रचना की है। कह रहा है, आपसे प्रश्न में पूछा जा रहा है कि तिरुमलांबा कस्य चंपू काव्यस्य रचनाम कृतवती, जो तिरुमलांबा है वह किस चंपू काव्य की रचना की है। तो इसका जवाब हो जाएगा बरदंबिका परिणय, यानी कि हम लोग पूरे वाक्य में यदि उत्तर लिखेंगे तो लिखेंगे कि तिरुमलांबा बरदांबिका परिणय इति चंपू काव्यस्य रचना कृतवती, यानी कि तिरुमलांबा बरदांबिका परिणय नामक चंपू काव्य की रचना की है। अब चलिए 4 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है हम लोग देखेंगे। तो 4 नंबर प्रश्न कह रहा है कि शंकर चरितम इति जीवन चरितस्य रचित्रिका। शंकर चरितम हम आपको बताए थे कि शंकर पांडु के पूरे जीवन चरित्र का वर्णन जो है वह शंकर चरितम में किया गया है, शंकर पांडु का। और शंकर पांडु कौन थी, तो शंकर पांडु पंडिता क्षमा राव के पिताजी थी। तो यहाँ पर क्या कह रहा है आपसे क्वेश्चन में कि शंकर चरितम इति जीवन चरितस्य रचिति का, यानी कि शंकर चरितम जैसे जीवन चरित्र की रचना किसने की। तो किसने की है, तो पंडिता क्षमा राव ने की है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, शंकर चरितम इति जीवन तस्य रचयित्री पंडिता क्षमा राव अस्ति, यानी कि शंकर चरितम जैसे जीवन चरित्र की रचना कौन की है, पंडिता क्षमा राव की है। और यदि आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाता है कि शंकर चरितम में किसका जीवन चरित्र का वर्णन किया गया है, तो शंकर पांडु की, जो कि पंडिता क्षमा राव के पिताजी थे। ठीक है, तो आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। तो पूरा यह प्रश्न भी समाप्त हो गया। कुल 6 प्रश्न दिया हुआ था तीसरे प्रश्न में, जिसका उत्तर आपको पूर्ण वाक्य में देना था। अब यहाँ पर 4था नंबर प्रश्न है। तो 4था नंबर में कह रहा है कि उदाहरणानुसारम, यानी कि उदाहरण के अनुसार पर्यायवाची पदानी लिखत, यानी कि पर्यायवाची शब्द लिखना है। तो पर्यायवाची शब्द तो आपको लिखने के लिए आता होगा। पर्यायवाची शब्द आप लोग हिंदी में भी पढ़े होंगे। जैसे गणेश का पर्यायवाची क्या होता है, लंबोदर होता है, गजानन होता है। उसी प्रकार से रावण का यदि पर्यायवाची पूछ दिया जाए तो क्या होता है, दशानन होता है, लंकापति होता है। अगर आपसे अमृत का पर्यायवाची पूछ दिया जाए तो सुधा होता है, पीयूष होता है। तो उसी प्रकार से यहाँ पर आपसे संस्कृत में पर्यायवाची शब्द पूछे जा रहे हैं, तो आपको संस्कृत में ही जवाब देना है। जैसे आप लोग अपनी किताब में देखिएगा, एक उदाहरण दिया गया है जिसमें कहा जा रहा है कि विशालम इतस्य पर्याय पदम किम, यानी कि विशालम यानी कि विशाल का पर्यायवाची शब्द क्या होता है। आप लोग अपने किताब में देखिएगा, हम यहाँ पर नोट में यहाँ पर जो उदाहरण दिया हुआ है उसको नहीं नोट किए हैं। यहाँ पर आपके किताब में दिया हुआ है विशालम का पर्यायवाची, तो विशालम का पर्यायवाची विपुलम होता है। उसी प्रकार से यहाँ पर आपसे वृथा का पर्यायवाची पूछा जा रहा है, तो वृथा मतलब व्यर्थ होता है, तो इसका पर्यायवाची क्या हो जाएगा, व्यर्थम हो जाएगा। उसी प्रकार से दूसरा प्रश्न यानी कि ख नंबर प्रश्न में उत्सुक का पर्यायवाची पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर देख लीजिए लिखा गया है कि तत्परा, तो तत्परा मतलब उत्सुक होता है। तो यहाँ पर जो तत्परा है तो तत्परा का पर्यायवाची उत्सुका हो जाएगा। बर्तते, बर्तते और अस्ति मतलब हम आपको बताए थे कि दोनों मतलब है होता है। तो बर्तते मतलब भी है होता है और अस्ति मतलब भी है होता है। ग नंबर प्रश्न में आप लोग देखिए, तो बर्तते का पर्यायवाची अस्ति हो जाएगा, यानी कि बर्तते मतलब भी है होता है और अस्ति मतलब भी है होता है। अब देख लीजिए घ नंबर प्रश्न में यहाँ पर ख्याता है, क्या है,
ख्याता, घ नंबर प्रश्न आप लोग देखिएगा अपने किताब में, ख्याता का पर्यायवाची पूछा जा रहा है। तो ख्याता मतलब विख्यात होता है। जैसे आप लोग बोलचाल की भाषा में बोलते होंगे कि उसको बहुत बड़ा ख्याति प्राप्त है, यानी कि वह बहुत ज़्यादा विख्यात है, तो ख्याता का पर्यायवाची विख्याता हो जाएगा। अब उसके बाद पांचवा नंबर है ज्ञातमेव। ज्ञातमेव मतलब होता है कि ज्ञात है, जिसको कि हम लोग जानकारी है भी बोल सकते हैं। किसी चीज़ की हमको जानकारी है तो उसको हम लोग बोलते हैं ना कि ये बात हमको ज्ञात है। तो ज्ञात है मतलब होता है जानकारी या फिर ज्ञात है, तो इसका पर्यायवाची विदितमेव हो जाएगा, क्योंकि विदितमेव मतलब ही होता है ज्ञात है या फिर हमको जानकारी है। ठीक है, तो ज्ञातमेव का पर्यायवाची विदितमेव हो जाएगा। अब 4 नंबर प्रश्न है भार्या। तो भार्या मतलब तो आप लोग जानते होंगे कि भार्या पत्नी को बोला जाता है, तो भार्या का पर्यायवाची पत्नी हो जाएगा। उसके बाद है जननी। तो जननी माता जी को बोला जाता है, जो माता होती है, जो माँ होती है, तो जननी मतलब माता हो जाएगा। तो पर्यायवाची शब्द आप लोग देख लिए होंगे, एक बार फिर से हम रिपीट कर दे रहे हैं। वृथा का पर्यायवाची व्यर्थम हो जाएगा। उसके बाद तत्परा है, तो तत्परा का पर्यायवाची उत्सुका हो जाएगा। वर्तते का पर्यायवाची अस्ति हो जाएगा। ख्याता का पर्यायवाची विख्याता हो जाएगा। ज्ञातमेव का पर्यायवाची विदितमेव हो जाएगा। भार्या का पर्यायवाची पत्नी और जननी का माता हो जाएगा। अब चलिए यहाँ पर 5वां नंबर प्रश्न आप लोग अपने किताब में देखिएगा, कह रहा है कि अधोलिखित पदे वाक्यानि रच्यत, यानी कि नीचे लिखे गए पद से वाक्य बनाना है। वाक्य बनाने के लिए बोला जा रहा है। तो जैसे आप लोग वाक्य बनाते होंगे, जैसे अगर पूछ दिया जाए कि सभायाम, आपकी किताब में दिया हुआ है सबसे पहला प्रश्न सभायाम। सभायाम मतलब क्या होता है? सभा होता है। तो सभा से कोई वाक्य बनाना है तो हम लोग क्या लिख देंगे? कवयः सभायाम कविता पठन्ति, यानी कि जो कवि हैं वह सभा में कविता पढ़ रहे हैं। तो जो सबसे पहला था सभा, तो सभा से वाक्य क्या बन गया कि कवि सभा में कविता पढ़ रहे हैं। उसके बाद ख नंबर है प्रथम कल्पा। प्रथम कल्पा मतलब सबसे प्रथम होता है, तो क्या हम लोग इससे वाक्य बना देंगे? विजयांकाम प्रथम कल्पा आसीत, यानी कि विजयांका सबसे प्रथम कल्प की थी, यानी कि विजयांका सबसे प्रथम थी, सबसे ऊपर थी। उसके बाद ग नंबर है लभ्यते मतलब प्राप्त होता है, तो क्या लिखेंगे? कवि नाम पदानि इतस्ततः लभ्यते। उसके बाद है ऋष्य। तो ऋष्य से क्या बन जाएगा? ऋष्य हिमालय तपम कुर्वन्ति, जो ऋषि होते हैं वह हिमालय पर तप करते हैं। उसके बाद है शास्त्रा नाम, मतलब कि शास्त्र होता है, तो शास्त्रा नाम प्रवर्तक ऋषिका अपि सन्ति, यानी कि जो शास्त्रों के प्रवर्तक होते हैं वह ऋषि लोग होते हैं। तो कुल मिलाकर के आपको बस शब्द से वाक्य बना देना है, जो कि काफ़ी आसान है। शब्द से तो आप लोग कोई भी वाक्य बना दे सकते हैं, जो भी आपके मन में है उसको संस्कृत में लिख दीजिए, वाक्य बन जाएगा। अब चलिए 6ठा नंबर प्रश्न कह रहा है कि उदाहरणम अनुसृत स्त्री प्रत्यय ओगेन शब्दम रच्यत, यानी कि यहाँ पर स्त्री प्रत्यय लगाना है, जो कि बहुत आसान है। स्त्री प्रत्यय लगा देना बहुत आसान है। आपके बुक में यानी कि आपकी किताब में एक उदाहरण दिया गया है जिसमें कारक जोड़ टाप से कारिका बनाया गया है, कारक जोड़ टाप से कारिका। और यह वाला प्रश्न जो है वह परीक्षा में भी पूछा जाता है। बार बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में 1-2 प्रश्न पूछ देगा, जिसमें दे देगा कि लेखक जोड़ टाप क्या होता है, वाचक जोड़ टाप क्या होता है। तो बस आपको कुछ नहीं करना है। टाप मतलब होता है स्त्री, स्त्रीलिंग जिसको हम लोग बोलते हैं। जैसे यहाँ पर लेखक तो लिखा हुआ है, तो लेखक हमारा पुल्लिंग हो गया, लेकिन लेखक जोड़ टाप कर देंगे तो लेखक का बस स्त्रीलिंग रूप हम लोग लिख देंगे। तो लेखक जोड़ टाप लेखिका हो गया। नायक जोड़ टाप, तो नायक यहाँ पर पुल्लिंग है, अगर इसका स्त्रीलिंग बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? नायिका हो जाएगा। तो बस आपको पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बना देना है, ठीक है। वाचक जोड़ टाप तो वाचिका हो जाएगा। विधायक जोड़ टाप तो विधायिका हो जाएगा। तो बस टाप कहने का मतलब बस यही आपको समझना है कि स्त्रीलिंग रूप में हमको कन्वर्ट कर देना है। जैसे योजक जोड़ टाप योजिका हो जाएगा, धारक जोड़ टाप धारिका हो जाएगा, पालक जोड़ टाप पालिका हो जाएगा, गायक जोड़ टाप गायिका हो जाएगा। तो आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि बस स्त्रीलिंग रूप में हम लोग इसको कन्वर्ट कर दे रहे हैं, तो काफ़ी आसान है, आप लोग बना लीजिएगा। अब उसके बाद एक और प्रश्न है जो कि 7वां नंबर प्रश्न है, जो कि काफ़ी आसान है। वहाँ पर भी एक उदाहरण दिया गया है और आपसे पूछा जा रहा है कि उदाहरणम अनुसृत रेखांकित पदानाम स्थाने अन्य पदानि योजत, यानी कि जो पद के नीचे अंडरलाइन किया हुआ है उसके जगह पर कोई दूसरा पद लिखना है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, देखिएगा आप लोग अपने किताब में सब के अंतिम में अस्मा लगा हुआ है, आधा स और म लगा हुआ है, इसको अस्मा बोलते हैं। तो अस्मा के बदले में आप क्या करिएगा कि शुरू में बस आ लगा दीजिएगा। क्या लगा दीजिएगा? आ लगा दीजिएगा। जैसे आप लोग अपनी किताब में देख लीजिएगा, वहाँ पर लिखा हुआ है कि तिष्ठति अस्मा,
तो बस उसके पहले आ लगा देना है, यानी कि अतिष्ठत लगा देना है। जैसे दूसरा उदाहरण भी आपकी किताब में दिया हुआ है, जैसे लिखा हुआ है कि ते पठंती अस्म, तो बस ते पठंती अस्म है ना, तो पठंती के पहले आ लग जाएगा तो अपठन हो जाएगा। अपठंती तो नहीं हो जाएगा, ते अपठन हो जाएगा। तो कहने का मतलब होता है कि क्रिया में सिर्फ आपको आ लगा देना है और जो अस्म रहेगा तो उसको आगे आ लगा देना है। और ऐसा जो होता है वह लंग लकार में होता है। जब आप लोग लकार पढ़िएगा लंग लकार तो उसमें आपको ऐसा बताया जाएगा। जैसे देख लीजिए, बनाने के लिए जो क नंबर प्रश्न आपके किताब में है 7वां का क, कह रहा है कि बालकः प्रतिदिनम विद्यालयम गच्छन्ति अस्म, गच्छति अस्म, ठीक है, बालकः प्रतिदिनम विद्यालयम गच्छति अस्म, तो गच्छति अस्म है ना, उसके पहले सिर्फ आ लगा देंगे तो अगच्छन हो जाएगा। उसी प्रकार से दूसरा में है कि क्रीडन्ति अस्म, तो अक्रीडन हो जाएगा। ग नंबर है पाठ्यन्ति अस्म, तो अपाठ्यन हो जाएगा। उसके बाद घ नंबर में है भ्रमंती अस्म, तो अभ्रमण हो जाएगा। उसके बाद है कि कुंजती अस्म, तो अकुंजन हो जाएगा। उसके बाद 4 नंबर में है कि कुर्दंती अस्म, तो अकुर्दन हो जाएगा। तो बस आपको पहले आ लगा देना है। लंग लकार जब हम आपको बताएंगे तो वहां पर इस चीज को हम विस्तार रूप से बताएंगे। तो चलिए, यह पूरा चैप्टर में जितने सारे भी प्रश्न दिए हुए थे, सारे प्रश्न का उत्तर हम आपको सिंपल भाषा में, सरल भाषा में बारीकी से समझा करके बता दिए। तो उम्मीद करते हैं कि एक एक प्रश्न को आप लोग भली भांति समझ गए होंगे, कहीं पर भी कोई डाउट नहीं रहा होगा। लेकिन अगर भी कोई डाउट है तो आप लोग नीचे कमेंट में बताइएगा, आपके सारे डाउट्स को हम क्लियर करेंगे, आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो चलिए, उम्मीद करते हैं कि यह पूरा वीडियो आपको पसंद आया होगा, अच्छे तरीके से आप लोग समझ गए होंगे। तो यदि आप लोग को यह पूरा वीडियो अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के बीच शेयर करिएगा। और जो भी स्टूडेंट इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आगे के हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए, फिर मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में कुछ इसी प्रकार के महत्वपूर्ण वीडियो के साथ, इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ। और अगले वीडियो में हम आपको इस पूरे चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न कंप्लीट करा देंगे। तो चलिए, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।